हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन सेशन में। एंड इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू लर्न preposition. In this session you are going to learn preposition and it is the most important chapter of English language. ये समझ लीजिए कि इसके बिना इंग्लिश इनकम्प्लीट है, इसके बिना इंग्लिश इनकम्प्लीट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और शायद ही कोई ऐसा एग्जाम हो जिसके अंदर preposition से रिलेटेड एरर्स ना आते हों। शायद ही कोई ऐसा एग्जाम होगा जिसमें preposition से रिलेटेड एरर्स न पूछे जाते हों। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट लेट्स स्टार्ट preposition. अगर हम preposition चैप्टर की बात करें तो सबसे पहले हम इसके टाइटल को समझते हैं। preposition के इसके टाइटल को समझते हैं। तो एक किससे बना? दो वर्ड से बना, प्री प्लस पोजीशन। प्री प्लस पोजीशन, preposition दो वर्ड से बना, एक तो प्री से और एक पोजीशन से, कि पहले आकर अवस्था बताने वाला। तो इसको मैं पहले थोड़ा सा अलग डिफाइन कर देता हूं आपको, देखें। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये दो वर्ड से बना, एक प्री प्लस पोजीशन, तो दो रूट से बन गया ये। अब प्री को हम क्या जानते हैं? प्री को हम जानते हैं कि प्री का मतलब होता है बिफोर, मतलब पहले, और पोजीशन हम ऑलरेडी जानते हैं अवस्था, जो किसी से पहले आकर उसकी अवस्था को बताए। तो ये आता किससे पहले है? तो ये जो आता है, ये समझ ले, कोई भी preposition किसी भी नाउन या प्रनाउन से पहले आता है। कोई भी preposition किसी भी नाउन या प्रनाउन से पहले आता है। मतलब ये समझ लो वाइस वर्सा। ये जो मैंने लिखा, इस कॉन्सेप्ट को समझे। वाइस वर्सा मैंने क्यों बोला? ये कहता है प्री प्लस पोजीशन, कि पहले आकर अवस्था बताता है। तो पहले किससे पहले आएगा? तो नाउन और प्रोनाउन से पहले आएगा। अब इसी बात को ऐसे भी समझो कि प्रेपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन के अलावा और कोई तीसरा वर्ड रख नहीं सकते। अगर प्रेपोजिशन के बाद आपने एडजेक्टिव रखा, एडवर्ब रखा, एरर हो जाएगा। ये समझिएगा, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा या तो नाउन या प्रोनाउन आएगा। ठीक है, तो इसको मैं अगर पोजिशनिंग की बात करूं, ये समझ लो, अगर मैं पोजिशनिंग की बात करूं और प्रेपोजिशन को डिफाइन करूं, तो प्रेपोजिशन के बाद या तो आप कोई नाउन रख सकते हो और या फिर प्रोनाउन। तो ये तो हमने अभी समझ ही लिया, तो फिर मैंने दोबारा क्यों लिखा? दोबारा ये लिखा कि भाई ये जो है प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन को हम हिंदी में जो कहते हैं ना, प्रेपोजिशन को जो हम हिंदी में कहते हैं, दैट इज संबंध सूचक। संबंध सूचक शब्द होता है। संबंध सूचक मतलब ये दो चीजों के अंदर संबंध बताता है। तो किसका? कहता है ये नाउन प्रोनाउन का संबंध बताता है, सेंटेंस में आए पहले किसी नाउन या प्रोनाउन से। मतलब इस नाउन प्रोनाउन का इस नाउन प्रोनाउन से रिलेशन बताएगा, या वर्ब का इस नाउन प्रोनाउन से रिलेशन बताएगा, और या फिर इस एडजेक्टिव का नाउन या प्रोनाउन से रिलेशन बताएगा, संबंध बताता है। तो देखो, दो तरीके से समझ लो। मैंने दो बातें बताई हैं कि प्रेपोजिशन को दो पार्ट में डिवाइड किया, प्री प्लस पोजीशन। तो मतलब प्री प्लस पोजीशन मतलब पहले आके अवस्था बताने वाला। तो यहां पे बात आती है किससे पहले आता है? तो ये नाउन प्रोनाउन से पहले आता है। ठीक है, नाउन प्रोनाउन से पहले। और इससे पता चला कि प्रेपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन के अलावा और कुछ आ नहीं सकता। तो ये नाउन और प्रोनाउन का संबंध बताता है, इसीलिए प्रेपोजिशन को संबंध सूचक कहते हैं। अब ये नाउन प्रोनाउन का संबंध बताता है किससे? तो सेंटेंस में जो प्रेपोजिशन है वो नाउन प्रोनाउन का संबंध बताता है। नाउन प्रोनाउन का संबंध बताएगा किसी नाउन प्रोनाउन से, और नाउन प्रोनाउन का संबंध बताएगा किसी वर्ब से, नाउन प्रोनाउन का संबंध बताएगा किसी एडजेक्टिव से। कैसे? अब जरा एग्जाम्पल में इस बात को समझते हैं। ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मैंने लिखा दिस, मैंने लिखा माई बुक
is on the table. My book is on the table. तो कहता है मेरी बुक जो है वो टेबल के ऊपर है। तो अब यहां पर ये जो ऑन लगा, तो ऑन किससे पहले? नाउन से पहले लगा कि मेरी बुक जो है वो टेबल पर है। अब अगर ये नाउन से पहले लगा तो ये किसका रिलेशन किससे बना रहा है? ये इस टेबल का रिलेशन इस बुक से बता रहा है। तो बुक और टेबल का रिलेशन बता रहा है। टेबल ये रही और उसके ऊपर बुक रखी गई, टेबल ये रही और उसके ऊपर बुक रखी गई, तो बुक के ऊपर टेबल। तो ये रिलेशन बता दिया एक बुक का और टेबल का। जैसे मैं बोलता हूं द पेन इज ऑन द पाम, तो इस पाम का और पेन का एक रिलेशन है, संबंध है कि इसके ऊपर है। और अगर मैं ऐसे कर दूं तो अब ये पाम तो रहा नहीं, अब तो ये फिस्ट हो गया, मुट्ठी। तो इन द पेन इज इन द फिस्ट। अब पहले मैंने ऑन बोला था, अब इन बोला क्योंकि पहले ऊपर था और अब अंदर है। तो यहां मैं क्या बताना चाहता हूं? यहां पर मैं यह बताना चाहता हूं कि आपको पोजीशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये पोजीशन बताता है टेबल की बुक के साथ कि भाई टेबल की बुक जो है वो टेबल के ऊपर है। तो अगर मैंने ऑन लिखा, भाई अगर मैंने ऑन लिखा तो ये टेबल मानो, भाई ऐसे मानो कि ये टेबल है। अब टेबल के ऊपर बुक रखी हुई है, ऐसे मान लो। इस सेंटेंस का मतलब तो ये हुआ। और अगर मैंने यहां पर इन लिखा तो इनका मतलब हो जाएगा कि टेबल के अंदर कोई ड्रॉर है और ड्रॉर के अंदर बुक है। तो द बुक, माई बुक इज इन द टेबल, टेबल के अंदर है, तो मतलब पोजीशन बता रहा है, किसकी? बुक की पोजीशन बता रहा है। और उस पोजीशन को किससे रिलेट कर रहा है? टेबल से। बुक को किससे रिलेट कर रहा है? टेबल से। बुक की पोजीशन बता रहा है और बुक की पोजीशन बताने के लिए वो टेबल से उसे रिलेट कर रहा है। कैसे? तो ये बोला इन, भाई अगर टेबल के ऊपर बुक है तो हमने बोला ऑन, उसके अंदर है तो इन, और अगर उसके नीचे बुक होती तो हम बोलते अंडर। द बुक इज अंडर द टेबल। अगर वो बुक पीछे, भाई टेबल के पीछे गिर जाए तो हम क्या बोलेंगे? द बुक इज बिहाइंड द टेबल। तो देख रहे हैं पोजीशन बता रहा है, बुक की पोजीशन बता रहा है। और रिलेट किससे कर रहा है? रिलेट कर रहा है वो टेबल से, रिलेट कर रहा है टेबल से। बुक की पोजीशन बता रहा है, रिलेट कर रहा है टेबल से। और अगर क्या कहते हैं टेबल के बराबर में बुक है, टेबल के बिल्कुल बराबर में बुक है, तो हम क्या कर देंगे? बिसाइड द टेबल। बिसाइड का मतलब होता है बराबर में, नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू इसका मतलब हो जाएगा बराबर में। और अगर टेबल के पास में बुक है, ये तो बराबर में हो गया, टेबल के पास में, तो माई बुक इज नियर द टेबल। तो हमने क्या कर दिया? माई बुक इज नियर द टेबल। तो अब देख यार कितनी सारी प्रेपोजिशन बदल गई। अब ये प्रेपोजिशन बदल गई तो बुक की पोजीशन बदल गई। और बुक की पोजीशन हम किससे डिफाइन कर रहे हैं, किससे रिलेट कर रहे हैं? टेबल से। तो बुक और टेबल के अंदर एक रिलेशन बताया जा रहा है और वो रिलेशन पोजीशन, अलग अलग पोजीशन को बताकर बताया जा रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं? तो मैं उम्मीद कर रहा हूं मेरी बात समझ में आ गई होगी। फिर भी मैं एक एग्जांपल और देता हूं, बात समझे। ऐसे मानो कि ये मेट्रो स्टेशन है, भाई ऐसे मानो कि एक ये मेट्रो स्टेशन है और ये मेट्रो स्टेशन का गेट है, ठीक है। अगर कोई इंसान मेट्रो स्टेशन के अंदर है तो हम क्या बोलेंगे? इन, आई एम इन द मेट्रो स्टेशन। अगर कोई मेट्रो स्टेशन की छत पर है तो हम क्या बोलेंगे? आई एम ऑन द मेट्रो स्टेशन। अगर वो मेट्रो स्टेशन के पीछे खड़ा है तो क्या बोलेगा? आई एम बिहाइंड द मेट्रो स्टेशन। आई एम बिहाइंड द मेट्रो स्टेशन। अगर वो उसके बराबर में खड़ा हुआ है तो आई एम बिसाइड द मेट्रो स्टेशन। और मेट्रो स्टेशन के वो पास में है, तो अगर वो मेट्रो स्टेशन के पास में है तो क्या बोल देगा? आई एम नियर द मेट्रो स्टेशन। क्लियर हो रहा है कि नहीं? और अगर वो उसके गेट पर खड़ा हुआ है तो अब ना तो वो मेट्रो स्टेशन के अंदर है, ना क्या कहते हैं बाहर है, मतलब अंदर नहीं है, गेट पर खड़ा हुआ है, बाहर है। तो यहां पर कह सकता है, यहां पर दो बातें कह सकता है। आई एम इन फ्रंट ऑफ द मेट्रो गेट, यहां बोल देगा आई एम इन फ्रंट ऑफ द मेट्रो गेट, की मेट्रो गेट के सामने खड़ा हूं। या ऐसे भी कह सकता है आई एम एट द मेट्रो स्टेशन, कि मैं मेट्रो स्टेशन पर हूं। यहां पर एट डायरेक्शन को बता रहा है। तो मैंने कहा एक सेंटेंस लिया, आई एम डैश द मेट्रो स्टेशन। तो प्रेपोजिशन याद नहीं करनी। कई बार स्टूडेंट्स मेरे से ऐसे पूछ लेते हैं
कि ऐसे सेंटेंस दिया, सेंटेंस देने के बाद मेरे से पूछते हैं कि सर आई एम डैश द मेट्रो स्टेशन, सर इसमें क्या प्रेपोजिशन लगाऊं? अब मैं उसे क्या बताऊं? अब मैं एक प्रेपोजिशन कैसे डिसाइड कर सकता हूं? मैं एक प्रेपोजिशन कैसे डिसाइड कर सकता हूं? भाई सिचुएशन के अकॉर्डिंग कितनी सारी प्रेपोजिशन आ सकती हैं, तो उस पर उस वक्त डिपेंड करता है कि आपसे ऑप्शंस क्या पूछे गए। फिर डिपेंड करता है कि भाई इसमें फिल करना है तो आपके पास ऑप्शंस क्या हैं, ए बी सी डी। तो जैसे हम बात करें तो सिंस ले लिया, फॉर ले लिया, फ्रॉम ले लिया और यहां पर एट ले लिया, तो आप डिसाइड कर पाओगे कि हाँ भाई कौन सा हमारा आंसर होना चाहिए। क्योंकि सिंस से मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, अब ये सिंस की बात कर रहा है तो टिल देन टू टिल नाउ, तो ये कोई सेंस नहीं है क्योंकि टाइम की बात कर नहीं रहा। फोर भी यहाँ टाइम की बात नहीं कर रहा है क्योंकि सिंस और फोर टाइम को बताते हैं। फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन, ये किसी ऐसे एक्शन की बात नहीं कर रहा कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन, तो एट की बात कर रहा है क्योंकि किसकी, जो जैसे मैंने बताया एट किसको बताता है, डायरेक्शन को, कि मैं किधर हूं, कि वेयर आर यू, आई एम एट द मेट्रो स्टेशन। तो यहां पर एट किसको बता रहा है, डायरेक्शन को। तो तब हम कह सकते हैं कि यहां पर हम क्या लेंगे, यहां पर एट ले सकते हैं, डायरेक्शन को बता रहा है तो यहां पर हम ऐड कर सकते हैं इन चार पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब इन चार ऑप्शंस को देखकर। अदरवाइज प्रेपोजिशन रटकर याद नहीं हो सकती। हम कहते हैं ना फिक्स्ड प्रेपोजिशन होती है, बेटा वो प्रेपोजिशन भी फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन लगती हैं। ऐसा नहीं है उनको रटना होता है, वो फिक्स्ड, फिक्स का मतलब बच्चा सोचता है बस ऐसे ही होता है। अरे भाई बस ऐसे ही नहीं होता, सिचुएशन बदलती है तो कुछ भी होता है। क्लियर हुआ कि नहीं? तो उम्मीद कर रहा हूं मेरी इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो अब आ जाओ इस पर। तो जैसे हमने कहा कि दो वर्ड से बना प्री प्लस पोजीशन, पहले आके अवस्था बताने वाला और दूसरा इसका मीनिंग है संबंध सूचक। देखिए इसका मीनिंग है संबंध सूचक। अगर ये बात पल्ले पड़ गई है तो देखो, प्रपोजिशन इज अ वर्ड, प्रपोजिशन ऐसा वो शब्द है विच इज प्लेस्ड, जिसे रखा जाता है बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन। क्योंकि इसी वजह से तो इसे कहा प्री प्लस पोजीशन, किससे पहले रखा जाता है, ये सिर्फ नाउन या प्रोनाउन से पहले, या प्रपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन के अलावा और कुछ आप लगा नहीं सकते, और अगर है तो वो बाय मिस्टेक है। ठीक है, तो क्यों रखा जाता है कि भाई प्री प्लस पोजीशन की बता, नाउन और प्रोनाउन को प्लेस किया जाता है, प्रपोजिशन को प्लेस किया जाता है किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले। क्यों? तो क्यों के बाद उसने आंसर दिया टू शो इट्स रिलेशन, क्योंकि अब ये संबंध बताता है विद सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस, सेंटेंस में किसी दूसरे शब्द से अपना रिलेशन बताता है। तो दूसरा शब्द कौन सा? तो नाउन प्रोनाउन से या फिर वर्ब से या फिर एडजेक्टिव से। मतलब प्रेपोजिशन के बाद सिर्फ नाउन प्रोनाउन आ सकता है। फिर बता दूं मैं इधर कि प्रेपोजिशन के बाद सिर्फ नाउन प्रोनाउन आ सकता है, लेकिन प्रेपोजिशन से पहले नाउन भी आ सकता है, प्रोनाउन भी आ सकता है, वर्ब भी आ सकता है, एडजेक्टिव भी आ सकता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है सिचुएशन पर, डिपेंड करता है सिचुएशन पर। तो जैसे कहता है प्रपोजिशन इज अ वर्ड, प्रपोजिशन वो शब्द है which is placed before a noun or a pronoun to show its relation with some other word in the sentence, कि प्रपोजिशन वो वर्ड है जो नाउन प्रोनाउन से पहले रखा जाता है, और रखने का जो रीजन होता है कि वो सेंटेंस में आए दूसरे वर्ड से उसका रिलेशन बताता है, संबंध बताता है। तो एग्जांपल ले लेते हैं आप। जैसे हमने कहा द पेन इज ऑन द टेबल, तो टेबल का और पेन का एक रिलेशन कि वो उसके ऊपर है। फिर मैंने बता दिया इन भी हो सकता है, बिहाइंड भी हो सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशन पर। शी बिलीव्स इन मी, तो यहां पर प्रेपोजिशन, तो प्रेपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन के अलावा कुछ नहीं, तो ये प्रोनाउन, इसका रिलेशन किससे? वर्ब से। तो प्रेपोजिशन के बाद प्रोनाउन, यहां प्रेपोजिशन से पहले वर्ब, यहां प्रेपोजिशन के बाद भाई नाउन या प्रोनाउन कोई भी लिख सकते हो, और प्रेपोजिशन से पहले यहां पे एंग्री एडजेक्टिव आ गया। तो बेटा फिर समझ लो, प्रेपोजिशन के बाद या तो नाउन या प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन आ सकता है, और प्रेपोजिशन से पहले नाउन प्रोनाउन आ सकता है, वर्ब आ सकता है और एडजेक्टिव आ सकता है। क्लियर हुआ? फंक्शंस ऑफ प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन के काम क्या क्या है, क्या क्या फंक्शंस हैं, प्रेपोजिशन कैसे रिएक्ट करता है, तो देख ले। प्रेपोजिशन के फंक्शन समझते हैं। कहता है प्रेपोजिशन इज यूज्ड विद एन इंट्रांजिटिव वर्ब बट नॉट विद ए ट्रांजिटिव वर्ब, कि प्रेपोजिशन जो यूज होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब के साथ यूज होता है, नहीं होता फिर बताना चाहूंगा, प्रेपोजिशन ट्रांजिटिव वर्ब के साथ नहीं लगता, इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ लगता है। और ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूं।
ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर वर्ब के साथ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो वर्ब ट्रांजिटिव है, और ट्रांजिटिव वर्ब व्हाट या हुम का आंसर है तो वर्ब ट्रांजिटिव है, और ट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रेपोजिशन नहीं आता, या ऐसे समझ लो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले प्रेपोजिशन नहीं आता। और अगर वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, वर्ब का इफेक्ट किस पर पड़ रहा है ये नहीं दे रखा, तो वर्ब इंट्रांजिटिव है, तब पॉसिबिलिटी बनती है कि उसके साथ हम प्रेपोजिशन रखें। तो ये कहता है ट्रांजिटिव वर्ब के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आता, लेकिन अगर इंट्रांजिटिव वर्ब हो तो उसके साथ प्रेपोजिशन लगेगा। ठीक है, जैसे आई, मैंने सेंटेंस बोला कि आई लिसन टू द सॉन्ग्स डेली, या ओल्ड सॉन्ग्स कर दो, आई लिसन टू द ओल्ड सॉन्ग। तो अब यहां पे एरर क्या हुआ, तो बेटा यहां पर जो एरर बना, दैट इज यहां पर जो एरर बना उसे समझे। कहते आई लिसन टू द ओल्ड सॉन्ग्स डेली, तो आई लिसन व्हाट, क्या सुनते हो, तो आंसर में आया दी ओल्ड सॉन्ग्स। तो व्हाट के आंसर में आने वाला जो वर्ड होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और होम के आंसर में आने वाला जो वर्ड होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये मैंने आपको पहले भी सिखा चुका हूं कितनी बार। और दूसरी बात, ये हमने वॉइस में भी किया था बहुत बार, क्योंकि जो व्हाट और होम के आंसर में आते हैं तो ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनता है, जो व्हाट और होम के आंसर में आते हैं उन्हीं ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये वर्ड का आंसर है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो आप प्रेपोजिशन नहीं लगा सकते, क्योंकि वर्ब का इफेक्ट ट्रांसफर हो रहा है। ट्रांजिटिव मतलब ट्रांसफर, कि वर्ब का इफेक्ट ट्रांसफर हो रहा है, वर्ब का इफेक्ट ट्रांसफर हो रहा है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ प्रेपोजिशन नहीं आता। आई लिसन द सॉन्ग्स डेली, आई लिसन द सॉन्ग्स डेली। अब यहां पर क्या कहते हैं, इस बात को ऐसे भी समझो कि भाई दुनिया का सबसे फेमस सेंटेंस है, दुनिया का सबसे फेमस सेंटेंस हम क्या कहते हैं कि भाई हिंदी में बोलूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। भाई अगर है ना कोई अनपढ़ भी है और वो किसी से अपने प्यार का इजहार करेगा तो वो हिंदी में नहीं करेगा। ये मतलब एक ये ह्यूमन टेंडेंसी है, एक ये ह्यूमन टेंडेंसी है। इंग्लिश में बोलेगा, अब अगर वो इंग्लिश में बोलेगा तो फिर वो ऐसे देखेगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो ट्रांसलेट कर लें इसे, तो ट्रांसलेट वो कुछ ऐसे करेगा कि अगर ऐसे करेगा आई लव फ्रॉम यू, कहता आई लव फ्रॉम यू। अबे भाई फ्रॉम कैसे आ गया, सबको पता है ये गलत है, एवरीबॉडी नोस। लेकिन बात ये आती है जहां यहाँ पे मैं जो सिखाना चाहता हूं कि भाई से के लिए भी तो कुछ लगेगा। तो कई बार हम यहां कंफ्यूज हो जाते हैं, यार से आ गया तो मैं फ्रॉम लगा दूं, कि से आ गया तो फ्रॉम लगा दूं। और मैंने पहले बताया इंग्लिश को इंग्लिश में सीखा जाता है, वाया हिंदी सीखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, वाया हिंदी सीखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो यहां पर भाई फ्रॉम क्यों नहीं आ रहा है, जबकि हिंदी में तो से आ रहा है, यहां फ्रॉम क्यों नहीं आ रहा है। तो यहां पर आप इसको देख लो कि वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। तो आई लव होम, तो व्हाट और होम के आंसर में जो आता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। व्हाट के आंसर में आने वाला, जो व्हाट के आंसर में आएगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो होम के आंसर में आएगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो बेटा जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं इनके ऊपर वर्ब का इफेक्ट ट्रांसफर होता है। तो जब वर्ब का इफेक्ट ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर हो रहा है तो वर्ब ट्रांजिटिव है। अब जब वर्ब का इफेक्ट ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर नहीं हो रहा तो वर्ब इनट्रांजिटिव है। तो यहां पर इसके ऊपर इसका इफेक्ट ट्रांसफर हो गया, तो इसका मतलब है ये ट्रांजिटिव, ये जो हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो सेंटेंस में जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब है वर्ब का इफेक्ट इस पर ट्रांसफर हो गया कि लव किससे हो रहा है, यू से। तो मतलब जब इसे पता चला कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रपोजिशन नहीं आता तो आई लव यू ही होगा, आई लव फ्रॉम यू नहीं होगा। ये बात क्लियर हो गई होगी। अगर ये बात क्लियर हो गई है तो आ जाओ अपने इस मेन मुद्दे पर कि हम क्या कर रहे हैं, फंक्शंस। कि भाई फंक्शंस मतलब काम, कि अगर आप प्रेपोजिशन यूज कर रहे हो तो प्रेपोजिशन इंग्लिश में काम क्या कर रहा है। तो प्रेपोजिशन काम कर रहा है कि प्रेपोजिशन जब ट्रांजिटिव वर्ब होती है तो प्रेपोजिशन का यूज नहीं होता, और जब इंट्रांजिटिव वर्ब होती है तो प्रेपोजिशन का यूज होता है। तो मैंने अभी सिखाया जब ट्रांजिटिव वर्ब होगी तो प्रेपोजिशन नहीं लगेगा, लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब होगी तो प्रेपोजिशन लगाना पड़ेगा। अब इसे भी सोचो, अब इसे भी समझो। देखो अब मैंने एक सेंटेंस लिखा, ध्यान दीजिएगा, बड़े बड़े गौर से सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि चीज मतलब समझने की चीज है कोई भी भाषा।
कोई भी भाषा समझने की चीज़ है, रटने से तो बात बनेगी नहीं। देखो मैंने एक सेंटेंस लिखा, शी प्लेज टेनिस। मैंने एक सेंटेंस लिखा, शी प्लेज टेनिस। मैं यहां पर खत्म कर सकता हूं कि नहीं? अब बिल्कुल कर सकते हैं भाई, शी प्लेज टेनिस, वो टेनिस खेलती है। तो मैंने यहां पर कोई प्रपोजिशन क्यों नहीं लगाया? मैं बोल रहा हूं शी प्लेज व्हाट, तो व्हाट के आंसर में आ गया टेनिस, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो मतलब प्ले का इफेक्ट टेनिस पर ट्रांसफर हो रहा है। तो अगर इफेक्ट ट्रांसफर हो रहा है तो ट्रांजिटिव है, और अगर ट्रांजिटिव, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ड बना ही ट्रांसफर से है, ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो प्रपोजिशन लगा नहीं पाओगे। अब मुझे इसे आगे बढ़ाना है, तो मैंने लिख दिया शी प्लेज टेनिस, या तो मैं लिख दूं मी, या मैं लिख दूं या तो प्रोनाउन, या फिर मैं लिख दूं नाउन। मैंने लिखा, और फिर मैं यहां खत्म करना चाहूं, क्या मैं ऐसे बोल पाऊंगा शी प्लेज टेनिस मी या राम? शी प्लेज टेनिस मी, शी प्लेज टेनिस राम, शी प्लेज टेनिस मी या शी प्लेज टेनिस राम, क्या सही है स्ट्रक्चर? तो आप समझ पाएंगे नहीं भाई ये तो बिल्कुल गड़बड़ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो अब पॉइंट इज, जब एक कंप्लीट सेंटेंस को, ध्यान दीजिएगा, जब एक कंप्लीट सेंटेंस को आप प्रोनाउन या नाउन से आगे बढ़ाते हो, जब एक कंप्लीट सेंटेंस को प्रोनाउन या नाउन से बढ़ाते हो, तो कोई चीज एक्स्ट्रा लगा रहे हो, तो भाई एक रस्सी कंप्लीट है, अगर रस्सी को बढ़ाना है तो एक गांठ लगानी पड़ेगी, तो प्रेपोजिशन वो गांठ है। अब क्योंकि ये दोनों, ये नाउन प्रोनाउन इस सेंटेंस से रिलेट ही नहीं कर रहे हैं, अब ये नाउन प्रोनाउन इस सेंटेंस से रिलेट ही नहीं कर रहे हैं, अब ये रिलेट नहीं कर रहे हैं, तो आपको ऐसा वर्ड लगाना पड़ेगा जो रिलेट करेगा। तो अब ज्यादातर बच्चों के दिमाग में आएगा सर जी विद लगा दो, तो ठीक हो जाएगा कि शी प्लेज टेनिस विद मी, है ना, कि विद मी या विद राम। लेकिन मैंने कहा यार विदाउट भी तो हो सकता है कि यार एक जगह प्रेपोजिशन, देखो अगर प्रेपोजिशन आएगा तो कई आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, नहीं आएगा तो आएगा ही नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं आएगा तो आएगा ही नहीं। यहां समझना, मैं बहुत डिटेल में जा रहा हूं। तो यहां पे कह रहा है शी प्लेज टेनिस विद मी या विदाउट मी, विद राम या विदाउट राम। ऐसे भी तो हो सकता है इन फ्रंट ऑफ राम या इन फ्रंट ऑफ मी, कि मेरे सामने खेलती है, ये हो सकता है कि नहीं? बिफोर भी वही हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मीनिंग में बदलाव होगा। बाकी हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि बिफोर का मतलब पहले भी हो जाएगा यहाँ, कि वो मेरे से पहले टेनिस खेलती है। अगर मेरे से पहले खेलती है तो हम ऐसे भी कह देंगे कि मेरे बाद टेनिस खेलती है। तो यार प्रेपोजिशन आ रहे तो कितने सारे आ रहे, लेकिन फिर भी हम एक प्रेपोजिशन लेकर चल लेते हैं। हमने एक पर बात कर लिया विद पर, अगर विद पर बात कर ली, अगर विद पर बात कर ली तो अब समझे कि ये जो प्लेज है, ये जो प्लेज है, ये इस टेनिस के लिए ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि प्ले का इफेक्ट इस पर आ रहा है कि वट के आंसर में आ रहा है, वट और हुम के आंसर में मी या राम नहीं आ रहा। तो ये जो प्लेज है इन दोनों के लिए इंट्रांजिटिव वर्ब है, इन दोनों के लिए इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो वर्ब का इफेक्ट अगर ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर नहीं हो रहा है, वर्ब का इफेक्ट अगर ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो फिर ये क्या हुआ? ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मैंने बताया ऑब्जेक्ट तीन होते हैं। फिर समझो, ऑब्जेक्ट तीन होते हैं, या तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो वट के आंसर में आता है, या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो हुम के आंसर में आता है, और तीसरा है प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट जो प्रेपोजिशन के बाद आता है। तो भाई वट और हुम के आंसर में जब ये नहीं आ रहे तो मतलब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। जो चीज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर वो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट हुआ ना। जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट हुआ। तो मतलब ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। अब जब भाई ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है तो प्रेपोजिशन देना पड़ेगा। क्लियर हो गया? ठीक है ना। अब मैं आगे बढ़ता हूं, मैं और आगे बढ़ता हूं, मैं सेंटेंस को और आगे बढ़ा देता हूं कि मैं कहता हूं कि यहां खत्म नहीं है। मैंने बोला शी प्लेज टेनिस विद मी या राम, कि अब मैंने कह दिया द स्टेडियम, अब मैंने कह दिया द स्टेडियम, मैंने यहां खत्म कर दिया। तो वही बात, अब ये नाउन से आगे बढ़ रहा है, लेकिन अब इसको इससे रिलेट करना पड़ेगा। रिलेट करना पड़ेगा तो एक रिलेशन को बताने वाला वर्ड लिखो, तो रिलेशन को बताने वाला वर्ड प्रेपोजिशन होता है, संबंध बताने वाला वर्ड। तो यहां पर अब जनरली तो हम बोलेंगे कि इन द स्टेडियम, जनरली ये बोलेंगे। क्यों भाई? आउटसाइड द स्टेडियम भी तो हो सकता है, बिहाइंड द स्टेडियम भी तो हो सकता है, बिसाइड द स्टेडियम भी तो हो सकता है, नियर द स्टेडियम भी तो हो सकता है। यार कितने हो सकते हैं, डिपेंड कर रहा है वो खेल क्या रहे हैं। ये थोड़ी स्टेडियम के अंदर ही खेलेंगे, जगह नहीं मिली, स्टेडियम के पीछे खेल लिए किसी पार्क में। क्लियर हुआ कि नहीं? तो भाई अगर आपको नाउन प्रोनाउन से सेंटेंस आगे बढ़ाना है तो प्रेपोजिशन लिखना पड़ेगा। चलो और आगे बढ़ाते हैं इसे। ये अभी ये खत्म नहीं हुआ, अभी खत्म नहीं हुआ, तो और आगे बढ़ाते हैं। अगर और आगे बढ़ाएं तो मैंने लिख दिया इसके आगे
तो भाई अब ये देखो डैश डेली, अब क्या प्रेपोजिशन, अब क्या प्रेपोजिशन, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अब नो प्रेपोजिशन। आप बोलोगे सर जी यहां सेंटेंस आगे बढ़ाया तो प्रेपोजिशन लिखा, यहां सेंटेंस आगे बढ़ाया तो प्रेपोजिशन लिखा, यहां सेंटेंस आगे बढ़ाया तो प्रेपोजिशन नहीं लिखा। करेक्ट, ये क्या मजाक चल रहा है, जब मर्जी लगा रहे हो प्रेपोजिशन, जब मर्जी हटा रहे हो, क्या मजाक चल रहा है, ये मजाक नहीं है भाई, समझो बात को। मैंने आपसे बोला जब भी किसी कंप्लीट सेंटेंस को नाउन या प्रोनाउन से आगे बढ़ाओगे, तो ये नाउन प्रोनाउन से आगे बढ़ा रहे हो, ये नाउन प्रोनाउन से आगे बढ़ा रहे हो, तब प्रेपोजिशन की जरूरत है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन के अलावा और कोई वर्ड लिख नहीं पाओगे। इसे प्रेपोजिशन क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन के अलावा और कोई वर्ड लगा नहीं पाओगे। तो भाई इससे पहले क्यों नहीं लगाया? क्योंकि डेली टाइम है, और बेटा जो वर्ड टाइम होता है वो एडवर्ब होता है, जो वर्ड टाइम होता है वो एडवर्ब होता है, और प्रेपोजिशन के बाद आप एडवर्ब लगा नहीं पाओगे। तो यहां पर एक चीज और क्लियर हो गई, यहां पर एक चीज और क्लियर हो गई कि प्रेपोजिशन के साथ नाउन प्रोनाउन आएगा। तो भाई एक चीज और क्लियर कर देते हैं कि प्रेपोजिशन के बाद हम कोई एडजेक्टिव या प्रेपोजिशन के बाद कोई एडवर्ब लिख नहीं पाएंगे, कि इनके बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब नहीं आता। बात तो एक है, जब मैंने कहा प्रेपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन आएगा तो इसका मतलब यह है कि प्रेपोजिशन के बाद एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं आएगा। इसका मतलब है कि प्रेपोजिशन के बाद एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गई होगी बात। अगर बात समझ में आ गई है तो अब ये समझ में आ गया होगा, देखो विद प्रेपोजिशन इंट्रांजिटिव वर्ब, वर्ब का इफेक्ट ट्रांसफर नहीं हो रहा, तो इंट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रेपोजिशन लग जाता है। ठीक है, अब इस बात को देखते हुए मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए डू एज डायरेक्टेड, तो कुछ एरर हैं, कुछ ब्लैंक है, फिलहाल एरर्स दे रखे हैं सारे। तो पहले एरर कीजिए, ये एग्जांपल आपके सामने दिए हुए हैं। द आर्मी अटैक्ड ऑन द एनिमी द डे बिफोर यस्टरडे। एरर बताओ इसमें। द आर्मी इज प्लानिंग टू अटैक ऑन द एनिमी टुमारो, इसमें एरर। he signed on the agreement to join the army, join the company. The boss has not put his sign on the checks as yet. और लास्ट, he went to a restaurant and ordered for a cup of tea. एरर, जल्दी से एरर बताओ, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, एरर बताइए इन सभी में। हाँ जी हाँ जी, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। आई हैव गिवन यू सम एग्जांपल्स एंड ट्राई टू फाइंड आउट द एरर, कि भाई क्या एरर है क्या एरर नहीं है।
तो देखो आपने लगा लिया होगा टाइम। अब मैं बता देता हूं, आप वर्ब में ध्यान दीजिए, आप वर्ब में या तो व्हाट से या whom से क्वेश्चन पुट कीजिए। अगर व्हाट और whom का आंसर है तो वर्ब ट्रांजिटिव है और प्रेपोजिशन मत लगाना। व्हाट और whom का आंसर नहीं है तो वर्ब इंट्रांजिटिव है, प्रेपोजिशन लगेगा। ठीक है, देख लो व्हाट और whom का आंसर है कि नहीं। द आर्मी अटैक्ड, मैंने बोला द आर्मी अटैक्ड whom, आर्मी ने किस पर हमला किया। भाई मैंने क्या बताया आपको, भाई ट्रांजिटिव किस वर्ड से बना, ट्रांजिटिव का जो रूट वर्ड है दैट इज ट्रांसफर, एक ही रूट पर है। हम बोलते हैं ब्रेव, ब्रेवरी, ब्रेवली, मीनिंग सेम है, बट एक एडजेक्टिव है, एक वर्ब है, और एक एडजेक्टिव है, एक नाउन है और एक एडवर्ब है, बस अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाता है। तो ये जो कह रहा है ट्रांजिटिव, ये हो जाएगा एडजेक्टिव, ट्रांसफर नाउन हो जाएगा, वर्ब भी हो सकती है, ये नाउन और वर्ब भी हो सकती है, ये एडजेक्टिव है। मीनिंग सेम है कि इफेक्ट ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं। अगर हमला हुआ तो हमला किस पर हुआ, एनिमी पर, कि भाई द आर्मी अटैक्ड whom, द एनिमी। तो इसके आंसर में, व्हाट के आंसर में आने वाला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, whom के आंसर में आने वाला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो प्रेपोजिशन नहीं लगेगा, और अगर सेंटेंस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अलावा कोई नाउन प्रोनाउन है तो फिर वो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, फिर प्रेपोजिशन लगेगा। तो एनिमी बोला तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो मतलब इसका मतलब ये है कि ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रेपोजिशन नहीं आता। अब जैसे मैंने बताया, इसकी हिंदी निकालो कि द आर्मी अटैक्ड ऑन द एनिमी, कि आर्मी ने एनिमी पर हमला किया, पर। अब हिंदी में आया पर, हम सोचेंगे ओन लगाओ। अभी मैंने बताया ना आई लव फ्रॉम यू नहीं होता, आई लव यू होता है। तो आपको हिंदी पर नहीं जाना है, इंग्लिश टू इंग्लिश समझना है। क्लियर हुआ। तो कि आर्मी ने दुश्मन पर द डे बिफोर यस्टरडे, परसों हमला किया था। क्लियर हो गया, यहां पर ऑन नहीं आएगा। नेक्स्ट, द आर्मी इज प्लानिंग टू अटैक ऑन द एनिमी टुमारो। अब यहां कहते हैं, अब बच्चा याद कर लेगा, तो देखो याद करने से फंस जाएगा कि सर ने बोला अटैक के साथ ऑन नहीं आता। ओ भाई मैंने ऐसे नहीं बोला अटैक के साथ ऑन नहीं आता है, ये रटना होता है। हम कहते हैं फिक्स प्रेपोजिशन, अटैक के साथ ऑन नहीं आता या अटैक के साथ ऑन आता है। भाई ऐसे नहीं है, सोचो अटैक जब एज ए वर्ब, अटैक जब एज ए ट्रांजिटिव वर्ब यूज होगी तो प्रेपोजिशन नहीं आएगा। बेटा यहां पर जो अटैक है वो, यहां पर जो द आर्मी इज प्लानिंग, तो बेटा वर्ब तो ये रही, हमारे पास वर्ब तो ये रही, तो प्लानिंग वर्ब तो टू अटैक, तो ये इंफिनिटिव एज ए नाउन रिएक्ट कर रहा है। यहां पर टू अटैक जो है वो नाउन है, इंफिनिटिव, इंफिनिटिव यहां पर नाउन की तरह काम कर रहा है, यहां पर ये वर्ब है ही नहीं। अब जब ये वर्ब नहीं है तो बेटा आप ध्यान दो, मैंने आपको क्या बताया, जब ये वर्ब है ही नहीं और आप सोचो यहां से भाई यहां से ओन हटा दिया तो यहां से ओन हटा दो, तो ध्यान देखो ओन हटा दो तो क्या आप ऐसे बोल पाओगे द आर्मी इज प्लानिंग टू अटैक द एनिमी, यहां नहीं बोल पाओगे। क्यों? क्योंकि अब ये नाउन आ गया। तो मैंने आपको लिखवाया था कि जब एक कंप्लीट सेंटेंस को नाउन प्रोनाउन से आगे बढ़ाते हैं तो जब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं, तो ये नाउन प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है तो प्रेपोजिशन देना पड़ेगा। जब ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है तो आपको यहां पर टू लिखना, क्या कहते हैं, प्रेपोजिशन देना पड़ेगा। तो यहां पर ऑन आएगा, ये नो एरर, इट इज नो एरर। तो देखो आप यहां बोलोगे कि भी अटैक के साथ ऑन हट गया, तो यहां से भी अटैक के साथ ऑन हटा दो। भाई यहां पर अटैक जो था, अटैक्ड वर्ब है, यहां पर वर्ब इज प्लानिंग है, यहां पर टू अटैक नाउन है, इंफिनिटिव जो है 2+1 इंफिनिटिव, ये एज ए नाउन रिएक्ट कर रहा है। जब ये नाउन रिएक्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये कि ये भी नाउन है, तो इसके बाद जो है द एनिमी, ये भी नाउन है। अब कंप्लीट सेंटेंस को कि द आर्मी इज प्लानिंग टू अटैक, कि कंप्लीट सेंटेंस है, आर्मी है ना प्लानिंग, अटैक का प्लानिंग कर रही है, ठीक है, कंप्लीट सेंटेंस है। अब इसे आगे बढ़ाओ, तो कंप्लीट सेंटेंस को जब आप नाउन प्रोनाउन से आगे बढ़ाओगे तो एक गांठ प्रेपोजिशन लगाना पड़ेगा, तो यहां पर आपको प्रेपोजिशन देना पड़ेगा। तो देखो यहां पे अटैक के साथ ऑन नहीं आ रहा, यहां पर आ रहा है, तो रटना नहीं है, समझना है। तो देखो यहां पर भी उसी बात को समझो, he signed on the agreement to join the company, he signed on the agreement, उसने एग्रीमेंट पर साइन किया। हिंदी में क्या हो रहा है, उसने एग्रीमेंट पर साइन किया, पर किया तो भाई ऑन आ गया, लग रहा है अच्छा, एग्रीमेंट पर साइन किया टू ज्वाइन द कंपनी, कंपनी को ज्वाइन करने के लिए। लेकिन अगर मैं यहां पर बोलूं he signed what, उसने क्या साइन किया, तो कह रहा है द एग्रीमेंट, तो मतलब यहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, यहां इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया। और सेंटेंस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है तो वर्ब जो होती है ट्रांजिटिव वर्ब होती है, और ट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रेपोजिशन नहीं आता, तो यहां से आपको ऑन हटाना पड़ेगा। ही साइंड द एग्रीमेंट, ही साइंड ऑन द एग्रीमेंट नहीं होगा।
अब यहां पर देखो, तो हमने यहां पे देख लिया कि साइन के बाद ऑन नहीं आता। अब बच्चा याद कर ले कि सर ने बोला था साइन के बाद ऑन नहीं होता। अरे भाई मैंने ऐसे नहीं बोला साइन के बाद ऑन नहीं आता, मैंने ऐसे बोला ट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रेपोजिशन नहीं आता। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है इसलिए प्रेपोजिशन नहीं आएगा। मैंने ऐसे नहीं बोला साइन के साथ ऑन नहीं आता, क्योंकि अगला सेंटेंस देखो, द बॉस हैज नॉट पुट, तो हैज नॉट पुट, तो हैज से पता चला ये प्रेजेंट और पुट हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट, तो वर्ब तो ये रही ना पुट, हैज नॉट पुट, प्रेजेंट परफेक्ट, वर्ब ये रही। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, वर्ब ये रही, तो अब यहां पर हिज, अब हिज साइन नहीं कर पाओगे क्योंकि साइन वर्ब होती है। अब यहां पर आपको हिज सिग्नेचर करना पड़ेगा, तो साइन की जगह क्या करना पड़ेगा, सिग्नेचर। अब सिग्नेचर नाउन हो गया, तो सिग्नेचर के साथ तो ऑन लगेगा। बच्चा यहां पे कर देगा साइन ऑन, तो यहां पर बेसिकली वो ऑन को नहीं हटाना। बच्चा यहां पे सोचेगा कि साइन के साथ ऑन नहीं आता, तो यहां साइन के साथ ऑन हटाएगा, जबकि नहीं, एरर तो कुछ और है, साइन को सिग्नेचर में तब्दील करना है, क्योंकि साइन वर्ब है और सिग्नेचर नाउन है। साइन वर्ब है, सिग्नेचर नाउन है। बात देखो, यहां पर भी बच्चों को कंफ्यूजन हो सकती है, साइन और सिग्नेचर में क्या फर्क है, फिर समझा देता हूं। बाकी मैं नाउन में करवा चुका हूं, लेकिन मुझे दोबारा बताने में कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा, कुछ वर्ड होते हैं जो एज ए नाउन और एज ए वर्ब, उनको हम कहें तो उनका सेम प्रोनाउंसिएशन लगता है, हमें प्रोनाउंसिएशन सेम होते हैं, तो इसे हम कह सकते हैं कि वो होमोनीम है। जैसे अगर मैं बात करूं एडवाइस, अगर मैंने बात करा एडवाइस, तो ये आ गया सीई, तो इसका प्रोनाउंसिएशन होगा स का, एडवाइस। लेकिन अगर मैं इसको एज ए वर्ब यूज करूं तो ये क्या होगा, एडीवीआईएसई, एडवाइज। तो यहां पर इसका प्रोनाउंसिएशन होगा ज का, एडवाइज। तो ये वर्ब है, ये नाउन है। अब इसकी जगह ये यूज करोगे तो एरर हो जाएगा। सेम यही है प्रैक्टिस, तो ये स का प्रोनाउंसिएशन है। हम बात करते हैं प्रैक्टिस, तो ये ज का प्रोनाउंसिएशन है, समझना है हमें। तो ये हमारा नाउन है, ये हमारा वर्ब है। ऐसे ही हमारा वर्ड आ जाएगा कंप्लेंट, और ऐसे हमारा वर्ड है कंप्लेन, तो ये वर्ब है, ये नाउन है। उसी तरीके से हमारे पास ये वर्ड आ गया जो अभी हम बात कर रहे हैं, हमारे पास अब ये वर्ड आ गया साइन और सिग्नेचर। तो मैंने कहा साइन की जगह सिग्नेचर करो, तो यही, तो जो हमारा सिग्नेचर है वो नाउन है। और वैसे भी समझ लो, जिस वर्ड के एंड में चर होगा, TURE, तो ये हमारा नाउन सफिक्स है। ये वर्ड सफिक्स मतलब जो बाद में जुड़े, चर लगेगा तो नाउन हो जाएगा, क्रिएचर, फर्नीचर, एडवेंचर, तो TURE लगकर वर्ड जो बनता है वो नाउन बनता है। अब इसका जो वर्ब होगा दैट इज साइन। तो एज ए वर्ब ये, और एज ए नाउन, एज ए वर्ब साइन, एज ए नाउन सिग्नेचर। तो अब मैं जो क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, कि जैसा कि मैंने पहले एग्जांपल में बताया कि यहां पर क्या आ गया, साइन, कि भी साइन ट्रांजिटिव वर्ब हुई, तो यहां ऑन नहीं आएगा। अब बच्चा रट सकता है कि साइन के साथ ऑन नहीं आएगा, तो क्या करेगा, सर ने बताया था साइन के साथ ऑन नहीं आएगा, तो बेसिकली ऑन नहीं हटाना, यहां ऑन तो रहेगा। तो यहां पर क्या है, हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, तो हमने वर्ब लगा दिया, तो वर्ब की जगह पर इसे नाउन करना पड़ेगा, तो साइन की जगह हमें सिग्नेचर करना पड़ेगा, तब ये ठीक होगा। अगला देखते हैं। अब जैसा मैंने कहा कि बोलने में बड़ा अच्छा लगेगा, ये और भी एग्जांपल्स हैं आपके लिए, ध्यान दें। कहता है ही वेंट टू ए रेस्टोरेंट एंड ऑर्डर फॉर ए कप ऑफ टी, कि ही वेंट टू ए रेस्टोरेंट एंड ऑर्डर फॉर ए कप ऑफ टी। तो ही वेंट, तो अब कहते हैं ही वेंट व्हाट, और ही वेंट होम, तो वो क्या गया, वो किसको गया, ये कोई क्वेश्चन ही नहीं बनते, वो क्या गया, वो किसको गया। तो मतलब इस वेंट, गो वेंट गोन, इसका इफेक्ट रेस्टोरेंट पे नहीं पड़ रहा। तो मतलब अगर वट के आंसर में ये नहीं आ रहा तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, होम के आंसर में ये नहीं आ रहा तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। और ऑब्जेक्ट तीन ही होते हैं, या तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, या तो वट के आंसर में आएंगे या होम के आंसर में। और जो वट और होम के आंसर में नहीं है तो वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं हुआ तो फिर वो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट हुआ, और प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है तो उसके साथ प्रेपोजिशन लगेगा, तो ये तो सही है, यहां पर टू बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक वर्ब और आ गई ना, ऑर्डर्ड, तो ही ऑर्डर्ड, हम कहते हैं ही ऑर्डर्ड व्हाट, उसने ऑर्डर क्या किया, ऑर्डर क्या किया गया, एक कप ऑफ टी, तो मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, व्हाट के आंसर में आया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया तो यहां से आपको कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया तो ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब, और ट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रेपोजिशन नहीं लगेगा।
इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ लगेगा। तो यहां पर हम ये देख लेंगे कि जी ऑर्डर होते हैं, ऑर्डर के साथ फोर नहीं आता। मैंने तो ऐसे नहीं बोला ऑर्डर के साथ फोर नहीं आता, मैंने तो ऐसा नहीं बोला कि ऑर्डर के साथ फोर नहीं आता, मैंने तो बोला ट्रांजिटिव वर्ब के साथ फोर नहीं आता। देखो अगला एग्जांपल, वन ऑफ माय एम्प्लॉइज, मेरे एम्प्लॉइज में से जो एक है, इस ऑफ का मतलब है में से, मेरे एम्प्लॉइज में से जो एक है, हु हैज जस्ट ज्वाइन, जिसने अभी अभी मुझे ज्वाइन किया है, हैज प्लेस्ड, यहां पर देखो प्रेजेंट परफेक्ट वर्ब ये रही, उसने ऑर्डर कर दिया एन ऑर्डर, उसने प्लेस कर दिया है एक ऑर्डर। ही प्लेस्ड व्हाट, तो व्हाट के आंसर में क्या आया, एन ऑर्डर, तो भाई ही हैज प्लेस्ड व्हाट, एन ऑर्डर। तो यहां पर जो एन ऑर्डर है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये तो ऑर्डर ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब थोड़ी है। यहां पर जो ऑर्डर था वो वर्ब था, यहां पर ऑर्डर जो है वो ऑब्जेक्ट है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। और भाई ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो प्रीपोजिशन नहीं आएगा, प्रीपोजिशन नहीं आएगा। तो अगर मैं यहां पर सेंटेंस खत्म कर दूं, अगर मैं सेंटेंस यहां पर खत्म कर दूं तो मैंने कहा तो कंप्लीट है। लेकिन अगर कंप्लीट सेंटेंस को आपको आगे बढ़ाना है, कंप्लीट सेंटेंस को अगर आगे बढ़ाना है तो फॉर सम स्टेशनरी लिखा, तो कंप्लीट सेंटेंस को अगर आगे बढ़ाना है तो आपको प्रीपोजिशन देना पड़ेगा। तो यहां पर हमने देखा कि यहां ऑर्डर के साथ फोर हटा दिया गया, लेकिन यहां पर ऑर्डर के साथ, यहां पे इस ऑर्डर के साथ फोर लगेगा, क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब था, ट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रीपोजिशन नहीं आता। लेकिन यहां पर तो ये वर्ब नहीं, यहां तो ये ऑब्जेक्ट है, यहां ये नाउन है। तो आपको समझना पड़ेगा कि सेंटेंस में कौन सा वर्ड एज एन एडजेक्टिव और कौन सा वर्ड एज एन नाउन यूज हो रहा है, कौन सा वर्ड एज ए वर्ब यूज हो रहा है। तो नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर होना चाहिए। क्लियर हो गया होगा, आगे देखें। करो जरा एक बार कोशिश करो आप। ट्रेन, ट्रेन का मतलब होता है रुकना, स्टॉप। इसके दो मीनिंग, एक तो होता है आराम से रुकना तो होल्ट, और स्टॉप होता है अचानक रुकना। एक स्टॉप का मतलब होता है कंप्लीट अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाना, एक होल्ट होता है जो जगह 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 रुकती है तो उसे होल्ट कहते हैं, जगह जगह रुकना। तो इसका सेंस जाता है रुकने का। हाँ जी, हाँ जी, आंसर करें। तो देखिए हमने कहा द ट्रेन होल्टेड, हमने कहा द ट्रेन होल्टेड हूम। अब भाई हूम से तो कुछ बनेगा ही नहीं, क्यों? हूम के आंसर में हमेशा अच्छा एक चीज और बता दूं, अगर वट की बात कर रहे हो तो वट के आंसर में नॉन लिविंग ही आएगा हमेशा, और अगर हम हूम की बात करते हैं तो हमेशा लिविंग बीइंग आएगा। ठीक है, तो लिविंग बीइंग या ह्यूमन बीइंग। द ट्रेन होल्टेड, तो यहां पे तो द प्लेटफॉर्म दे रखा है, कोई ह्यूमन बीइंग है ही नहीं, तो हुम से क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। अब मैं कहता हूं द ट्रेन होल्टेड व्हाट, ट्रेन ने क्या रोका। अब भाई ट्रेन क्या रोकेगी, ट्रेन ने रोका नहीं, ट्रेन रुकी है। तो मतलब अब पॉइंट इज कि अब यहां पे नाउन तो आया है, कि नाउन और प्रोनाउन आया है सेंटेंस में, तो या तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, या तो वट के आंसर में या हुम के आंसर में। और अगर वट और हुम का आंसर नहीं है तो फिर वो भाई या तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर वो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट होगा। तो इसका मतलब है यहाँ प्रेपोजिशन देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस होल्ड का इफेक्ट प्लेटफॉर्म तक पहुंच नहीं रहा, क्योंकि ट्रेन ने कुछ नहीं रोका, वट और हुम के आंसर में है ही नहीं। तो जब ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। भाई प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है तो प्रेपोजिशन लगाओ। तो हम बोलेंगे द ट्रेन होल्टेड एट या ऑन द प्लेटफॉर्म। एट या ऑन दोनों हो सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशन पर। ऑन पोजिशनिंग को और एट डायरेक्शन को बताता है। क्लियर हुआ? तो यहां पर प्रेपोजिशन लगेगा। अब बच्चा याद कर ले कि जी होल्ड के साथ तो प्रेपोजिशन आता है, होल्ड के साथ तो ऑन आता है, या होल्ड के साथ एट आता है। अब बच्चा याद कर ले, अब बच्चा याद कर लेगा यहां होल्ड आया, वो सेंटेंस तो पढ़ नहीं रहा, यहां ऑन और एट लगाएगा, तुरंत मार्क्स कट जाने। पता है क्यों?
क्योंकि यहां पर देख लो, द ड्राइवर होल्टेड व्हाट, ड्राइवर ने क्या रोका, ड्राइवर खुद नहीं रोका, उनने रोका है क्या, ट्रेन, द ट्रेन। तो इस वर्ब का इफेक्ट ट्रेन पर ट्रांसफर हो रहा है, तो यहां मतलब ये व्हाट के आंसर में आया तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और वर्ब का इफेक्ट जब ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर होता है तो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होती है। यहां पर अगर वर्ब के साथ प्रेपोजिशन है तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रेपोजिशन आ सकता है, लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रेपोजिशन नहीं आएगा, तो नो प्रेपोजिशन, नो प्रेपोजिशन। क्लियर हुआ कि नहीं? अब मैं बोलूं यहां पर क्या आएगा, शी नोज डैश मी, आप बोलोगे शी नोज डैश मी, तो आप बोलोगे जी नो प्रेपोजिशन। तो बेटा ये हाइपोथेटिकल है, ये सब एग्जाम में दे सकता है, सब एग्जाम में दे सकता है, ये एग्जाम में नहीं आ सकता, ये एग्जाम में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों चीजें हो सकती हैं, यहां पर प्रेपोजिशन नहीं लगाओगे तो भी मीनिंग, यहां पर प्रेपोजिशन लगाओगे तो भी मीनिंग निकल जाएगा। कैसे? लेट्स सी, इसको मैं ऐसे समझाता हूं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई नो डैश अक्षय कुमार, मैंने लिखा आई नो डैश अक्षय कुमार, मैंने लिखा कि मैं अक्षय कुमार को जानता हूं, या तो अब पॉइंट में पूछूं तो आप बोलोगे जी बिल्कुल ठीक, आई नो यू, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो बिल्कुल नो प्रेपोजिशन। तो मैंने कहा दो चीजें हो सकती है, नो प्रेपोजिशन लगाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर कोई प्रेपोजिशन मत लगाओ, चलो पहले हम बात करते हैं कि कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाए, नो प्रेपोजिशन। अगर कोई प्रेपोजिशन नहीं है तो इसका मतलब यह है कि ये जो नाउन आया है, तो आई नो हुम, तो हुम के आंसर में ये आया है, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब है कि वर्ब का इफेक्ट इस पर पड़ रहा है। मतलब इस सेंटेंस का मतलब है कि जो बंदा है ना आई, ये अक्षय कुमार को पर्सनली जानता है, ये अक्षय कुमार को जानता है। नो अक्षय कुमार मतलब ऐसे हाथ मिलाने की, गले मिलने की, घर आने जाने की यारी दोस्ती है, ये अक्षय कुमार को जानता है। जैसे ऐसे मानो, इसको ऐसे मानो कि ये है हमारे अक्षय कुमार साहब, तो मतलब ये क्या कह रहा है, इस अक्षय कुमार को पर्सनली जानता है बंदा, ये इस अक्षय कुमार को पर्सनली जानता है, पर्सनली, कि भाई अक्षय कुमार क्या है। ठीक है, एक तो ये। अब जरा दूसरा देखो, मैं अगर इसी सेंटेंस को ऐसे लिख दूं, आई नो डैश अक्षय कुमार, आई नो डैश अक्षय कुमार, और यहां पर मैं अब कोई प्रेपोजिशन कोई भी बोले तो अबाउट अक्षय कुमार, तो अब तो मैंने प्रेपोजिशन लगा दिया। अब मैंने प्रेपोजिशन लगा दिया, तो अगर वर्ब के साथ प्रेपोजिशन है तो वर्ब जो होती है वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, और ट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रेपोजिशन नहीं तो ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब है ट्रांसफर हो रहा है, और इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब है कि इफेक्ट ट्रांसफर नहीं हो रहा। तो मतलब ये कहना चाहता है कि मैं ना अक्षय कुमार को नहीं जानता, उसके बारे में जानता हूं। मींस ये जो कहना चाहता है वो कुछ ऐसे कहना चाहता है कि वो अक्षय कुमार नहीं, अक्षय कुमार से रिलेटेड चीजों को जानता है, अक्षय कुमार को नहीं जानता। जैसे आप और हम, भाई मैं आपकी तो कहता नहीं, भाई पता नहीं आप जानते हो, आप अक्षय कुमार के से आपके फैमिली रिलेशंस हो, लेकिन मैं अपनी बता रहा हूं, मेरे तो नहीं है भाई, तो मैं ऐसे बोल ही नहीं पाऊंगा आई नो अक्षय कुमार, तो मैं तो ऐसे बोलूंगा आई नो अबाउट अक्षय कुमार। समझ में आ रहा है कि नहीं, कि मैं अक्षय कुमार के बारे में जानता हूं कि हाँ भाई अक्षय कुमार दिल्ली का बंदा है, चांदनी चौक का बंदा है, मेरा फिल्में बनाता है, राजेश खन्ना की बेटी से शादी करी है, ट्विंकल खन्ना से, उसके दो बेटे, एक बेटा और एक बेटी है। मैं इतना जानता हूं कि वो फिल्में बनाता है, एक्टर है। अब पर्सनली तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता, तो अगर मैं पर्सनली कुछ नहीं जानता तो मैं कह नहीं पाऊंगा कि भाई आई नो अक्षय कुमार, मैं ये नहीं कह सकता, मैं बोलूँ आई नो अबाउट अक्षय कुमार। तो यहाँ पे तो दोनों कंडीशन ठीक है, तो ऐसा तो एग्जाम में देगा नहीं, इसे कहते हैं हाइपोथेटिकल, इस सिचुएशन को कहते हैं हाइपोथेटिकल। तो बेटा ये सिचुएशन जो है इट इज हाइपोथेटिकल, कि हम सिर्फ सोच सकते हैं लेकिन अस्तित्व में नहीं ला सकते। मींस ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। आप यहाँ पे अबाउट भी लगा सकते हो और यहाँ पर आप कुछ भी नहीं लगा सकते हो, डिपेंड करता है सिचुएशन पर। तो स्पीकिंग भी तो करनी होती है ना, तो स्पीकिंग कैसे बोलोगे, जब तक बात समझोगे नहीं तो बोलोगे नहीं, रटने से तो बात बनेगी नहीं। अब आ जाते हैं यहाँ पर, तो कहता है डाउन का मतलब होता है, ये मॉर्निंग की बात कर रहा है, DAWN नहीं है, ये DOWN होता है नीचे, स्लांट, नीचे की ओर, गो डाउनवर्ड्स। यहां पर डाउन का मतलब है मॉर्निंग, सुबह का वह समय, सुबह का वह समय कि दिन निकल जाए। आजकल 5:45 बजे का टाइम है ये, कि दिन निकल जाए लेकिन सूरज ना निकले। तो दिन निकलने से लेके और सूरज निकलने तक के बीच में का जो समय होता है उसे भोर, उसे डाउन कहते हैं।
अब ये डस्क है, डस्ट नहीं है, डस्ट टी नहीं है, के है। डस्क का मतलब, डस्क का मतलब जैसे डस्ट तो हो गया धूल, डस्क का मतलब इवनिंग का, सूर्यास्त कि मतलब सूरज तो डूब जाए लेकिन रात ना हो। तो रात होने से पहले जो उजाला होता है, सूरज डूब चुका है और अंधेरा नहीं हुआ, तो उस समय को हम सूर्यास्त मतलब डस्क कहते हैं। तो ये तो टाइम को बता रहा है, तो डाउन टू डस्क। तो आई स्टडी व्हाट, मैं क्या पढ़ता हूं भाई, सुबह से शाम तक पढ़ रहा हूं, क्या पढ़ता हूं, दे ही नहीं रखा। और हुम के आंसर में तो कुछ बनेगा नहीं क्योंकि कोई लिविंग बीइंग है ही नहीं। तो मींस अब जो ये है, अब ये व्हाट के आंसर में नहीं है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई इंसान नहीं है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, तो फिर क्या हुआ, ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। और अगर ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है तो इसके साथ आपको एक प्रेपोजिशन देना पड़ेगा। तो यहां पर आपको प्रेपोजिशन देना पड़ेगा, तो जरूरत के अकॉर्डिंग फ्रॉम लगेगा। यहां पर आपको फ्रॉम देना पड़ेगा, यहां पर आपको फ्रॉम देना पड़ेगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा, आई स्टडी फ्रॉम डाउन टू डस्क, कि मैं सुबह से लेकर शाम तक पढ़ता हूं। उम्मीद कर रहा हूं मेरी बात समझ में ढंग से आ गई होगी। तो अगला पॉइंट है बेटा, अगला पॉइंट है प्रेपोजिशन फॉलोज जिरंड। प्रेपोजिशन फॉलोज जिरंड, इसे समझ लें। देखो इसको पढ़ो, समझाता हूं। हाँ जी देख ले, प्रेपोजिशन फॉलोज जिरंड। तो दिस क्लॉथ श्रिंक्स ऑन वॉश, वॉश, वॉश्ड, वॉशिज, वॉश या वॉशिंग, या द ट्विंस क्वेरल्ड ओवर डिवाइड द स्वीट्स, फाइंड एरर। तो सोचो बेटा क्या आएगा, थिंक ओवर इट, सोचो कि क्या आएगा, बेहतर पॉइंट को सोचकर रिप्लाई कीजिए। तो देखें, प्रेपोजिशन फॉलोज जिरंड। अभी अभी तो हमने एक पॉइंट किया, यहां पर हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, यहां हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन बन सकता है कि अभी अभी तो हमने सीखा, क्या सीखा, अभी अभी हमने सीखा कि प्रेपोजिशन के बाद तो नाउन या प्रोनाउन आता है। हमने अभी अभी सीखा नाउन या प्रोनाउन आता है। और अब हम दूसरा पॉइंट क्या ले रहे हैं, हम दूसरा पॉइंट क्या ले रहे हैं कि भाई प्रेपोजिशन के बाद जिरंड लगाओ। कह रहे सर इतनी देर से तो आप चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के ये बोल रहे हो कि प्रेपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन आ गया, प्रेपोजिशन के बाद जिरंड कहां से आ गया? क्योंकि अगला पॉइंट यही है कि भाई प्रेपोजिशन के बाद जिरंड लगाओ, कि प्रेपोजिशन फॉलोज जिरंड। मतलब ये जो कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि जो प्रेपोजिशन है उसके बाद जिरंड लगाओ। तो अब इस बात को समझना है कि जिरंड होता क्या है। तो पहले आप इस जिरंड को समझे तो आपको कहानी समझ में आ जाएगी कि प्रेपोजिशन के बाद, यार अभी तो नाउन प्रोनाउन आ रहा था, अब जिरंड कैसे आने लगा? अभी तो प्रेपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन आ रहा था, अब जिरंड कैसे आने लगा? तो जैसे हमने बोला कि एक सेंटेंस लो कि स्विमिंग इज एन आर्ट, स्विमिंग इज एन आर्ट, कि स्विमिंग एक कला है। तो मैं यहां पर क्वेश्चन पुट करता हूं, यहां क्वेश्चन पुट करता हूं कि व्हाट इज एन आर्ट, क्या आर्ट है? तो कहता है स्विमिंग। अब दो बातें समझ लें, दो बातें समझ लें ध्यान से। पहली, व्हाट के आंसर में, व्हाट के आंसर में चाहे सब्जेक्ट आए और व्हाट के आंसर में चाहे ऑब्जेक्ट आए, वो हमेशा नाउन होगा। मतलब व्हाट से क्वेश्चन पुट करने पर, व्हाट से क्वेश्चन पुट करने पर या तो सब्जेक्ट आंसर में आएगा या ऑब्जेक्ट आंसर में आएगा, वो हमेशा नाउन होगा। तो यहां पर हमने व्हाट से क्वेश्चन पुट किया तो ये आंसर में आ गया, तो ये नाउन है। ठीक है। दूसरा तरीका, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट
या किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा और या फिर प्रोनाउन होगा, और कोई तीसरा वर्ड हो नहीं सकता। क्लियर हुआ? किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट या कि नाउन या प्रोनाउन के अलावा और कुछ हो नहीं सकता। अगर हम इस सेंटेंस को देख रहे हैं तो ये रही इसकी वर्ब, और वर्ब बिना सब्जेक्ट के लगता नहीं, तो इसका मतलब जो है ये जो स्विमिंग है ये सब्जेक्ट भी तो है, और सब्जेक्ट या तो नाउन होगा, सब्जेक्ट या फिर प्रोनाउन होगा। सब्जेक्ट या तो नाउन होगा और फिर या फिर प्रोनाउन होगा। तो फिर बात यहां पर आती है एक बेहतरीन बात कि जो स्विमिंग है ये प्रोनाउन तो हो नहीं सकता, क्योंकि प्रोनाउन किस लिए लगता है? वर्ड की रिपीटिशन को लगाने के लिए लगता है, कि वर्ड की नाउन की रिपीटिशन को हटाने के लिए। तो ये रिपीटिशन को हटाने के लिए तो लगेगा नहीं, तो ये प्रोनाउन नहीं हुआ, तो ये नाउन हुआ। तो अगर नाउन आईएनजी फॉर्म में आता है, अगर नाउन आईएनजी फॉर्म में आता है तो उसे जिरंड कहते हैं। फिर समझ लो, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट आईएनजी फॉर्म में है, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट आईएनजी फॉर्म में है तो वो जिरंड होता है, और जो जिरंड होता है उसे हम नाउन भी कह सकते हैं। तो जो जिरंड होता है नाउन। तो फिर देख लो, एक और एग्जांपल लो, फिर समझो, मैं समझा रहा हूं कि जिरंड क्या होता है। फिर बता रहा हूं, जिरंड नाउन ही होता है। जिरंड क्या होता है? नाउन। मैंने यहां पे लिखा कि आई लव, ध्यान दे, मैंने लिखा आई लव पिज्जा। मैंने क्या लिखा? आई लव पिज्जा। मैंने लिखा ये, तो मैंने क्वेश्चन पुट किया मैंने क्वेश्चन पुट किया आई लव व्हाट, आई लव व्हाट, तो आंसर में आ गया पिज्जा। तो मतलब ये क्या हुआ? ये नाउन, क्योंकि व्हाट के आंसर में आने वाला वर्ड नाउन। मैंने यही तो सिखाया। व्हाट से क्वेश्चन पुट करो तो जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट आंसर में आएगा वो नाउन होगा, और किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन। तो व्हाट से क्वेश्चन पुट करने पर चाहे सब्जेक्ट चाहे ऑब्जेक्ट वो नाउन। तो व्हाट से क्वेश्चन पुट किया, व्हाट इज एन आर्ट? स्विमिंग, तो ये नाउन है। अब यही बात यहां पर कह रहा है, आई लव व्हाट, तो आई लव पिज्जा, तो व्हाट के आंसर में आया तो ये नाउन हो गया, नाउन हो गया। अब मैं यहां पर इस पिज्जा की जगह पर मैं लिख देता हूं आई लव स्विमिंग, आई लव डांसिंग, आई लव स्मोकिंग। समझ रहे हैं? आई लव राइडिंग, आई लव ड्राइविंग, मैं लिख सकता हूं। तो मैंने पिज्जा की जगह पर स्विमिंग लिख दिया। अब मैं क्वेश्चन पुट करता हूं, आई लव व्हाट, तो यहां आई लव के स्थान पर पिज्जा था, यहां था आई लव व्हाट, स्विमिंग। तो व्हाट के आंसर में आने वाला वर्ड नाउन होगा। अब ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउन नहीं है, तो ये नाउन है। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर नाउन आईएनजी फॉर्मेट में होता है, अगर नाउन आईएनजी फॉर्मेट, ये नाउन है, वर्ड के आंसर में आ रहा है तो नाउन है, आईएनजी फॉर्मेट में नहीं है तो ये कॉमन नाउन हुआ। लेकिन अगर नाउन आईएनजी फॉर्मेट में होता है तो उसे जिरंड कहते हैं। तो बात तो एक ही हुई कि नाउन या जिरंड। तो प्रेपोजिशन लगाओगे तो भाई इसके बाद चाहे आप ऐसे लिख दो पिज्जा, तो प्रेपोजिशन के बाद नाउन, और या फिर लिख दो स्विमिंग, तो प्रेपोजिशन के बाद आपको नाउन लिखना पड़ेगा। और अगर आईएनजी फॉर्मेट में नहीं है तो ऐसे, आईएनजी फॉर्मेट में तो ऐसे। तो देखो दो एग्जांपल इसके दे देता हूं। तो जैसे मैं बोल दूं आई केम हियर, कि व्हाई डिड यू कम हियर? आई केम हियर फॉर पिज्जा। आई केम हियर फॉर पिज्जा। तो अब यहां पर हमने क्या लिया? यहां पर हमने लिया कि फॉर प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद नाउन आएगा, तो ये तो नाउन हो गया। ठीक है, प्रेपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आता है और कोई ले ही नहीं सकते। अब मैंने यहां पे दोबारा फिर लिखा कि भाई एक से पूछा तुम यहां क्यों आए? क्या पिज्जा के लिए? दूसरे से पूछा भाई तुम यहां क्यों आए हो? तो उसने बोला आई केम हियर फॉर स्विमिंग, आई केम हियर फॉर स्विमिंग। तो अब यहां पर बात क्या आती है कि फॉर प्रेपोजिशन है। अभी हमने सीखा प्रेपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन के अलावा तो कुछ नहीं आ सकता। तो बच्चे को लगेगा वर्ब कैसे आ गई? अब बेसिकली वर्ब ये नहीं है, वर्ब ये रही, ये प्रेपोजिशन के बाद आ रहा है तो ये नाउन है, तो ये वर्ब नहीं है, वर्ब यहां पे केम है, जिससे टेंस पता चलता है वो वर्ब है, ये समझ लो। तो ये पास्ट इंडेफिनिट, वर्ब की सेकंड फॉर्म ये रही, वर्ब की सेकंड फॉर्म ये रही, जिससे टेंस पता चलेगा वो हमारा वर्ब होती है, इससे टेंस पता थोड़ी चल रहा है।
भाई क्यों आ रही है, तो रीजन बता रहा है क्यों आए कि स्विमिंग के लिए। तो अब यहाँ पे प्रेपोजिशन के बाद कुछ भी आ रहा है तो प्रेपोजिशन के बाद दो ही चीजें आ सकती हैं, या तो नाउन और या फिर प्रोनाउन। प्रोनाउन का काम है नाउन की रिपीटिशन को हटाना, तो रिपीटिशन तो हटाएगा नहीं, तो ये नाउन हुआ। और अगर नाउन आईएनजी फॉर्मेट में होता है तो उसे जिरंड कहते हैं, तो मतलब जिरंड नाउन ही होता है, बस आईएनजी फॉर्मेट में होता है। और यही पॉइंट हमारा यहां है, ये कहता है कि भाई प्रेपोजिशन फॉलोज जिरंड, मतलब ये कह रहा है प्रेपोजिशन के बाद जिरंड आएगा। क्लियर हुआ। अब आ जाओ इस पर, दिस क्लॉज श्रिंक्स ऑन। अब जैसे ही हमने ऑन देखा तो हमें समझ में आ गया प्रेपोजिशन, और भाई फिर मजबूती से हमने सीखा कि भाई प्रेपोजिशन के बाद तो नाउन या प्रोनाउन आता है। तो अब ऑन आया तो यहाँ पे नाउन लिखो या प्रोनाउन। अब हमने जब देखा वॉश्ड, वॉशेज, वॉश और वॉशिंग, यार ये तो चारों के चारों वर्ब है। बच्चा कंफ्यूज किया, प्रेपोजिशन के बाद सर ने बताया था नाउन प्रोनाउन, ये तो ऑप्शन में चारों वर्ब है, अब क्या करें। तो बेटा आईएनजी लगकर जो वर्ब है वो जिरंड बन जाती है, और बेटा वो नाउन होती है। तो जो जिरंड होता है नाउन, नाउन जिरंड होता है, तो आंसर डी होगा। तो दिस क्लॉथ श्रिंक्स ऑन वॉशिंग, ये है कपड़ा धोने पर सिकुड़ जाता है। अब इसमें एरर, ऐसे एरर आ जाते हैं। द ट्विंस क्वेरल्ड ओवर डिवाइड द स्वीट्स, कि जो जुड़वा बच्चे हैं वो झगड़ने लगे किस पर, कि मिठाई को बांटने पर झगड़ने लगे। कोई कह रहा मेरे को ज्यादा दो, कोई कह रहा मेरे को ज्यादा दो। तो यहाँ पे क्वेरल्ड, तो क्वेरल्ड के बाद ओवर, तो ओवर क्या हुआ, प्रेपोजिशन। अब भाई प्रेपोजिशन आया तो उसके बाद डिवाइड आ गया, तो प्रेपोजिशन के बाद वर्ब तो ले नहीं पाओगे, प्रेपोजिशन के बाद या तो नाउन या प्रोनाउन। और अगर प्रेपोजिशन के बाद कोई वर्ब आएगी तो फिर उसको नाउन बनाने के लिए आईएनजी लगाना पड़ेगा, उसे जिरंड बना दो। तो फिर यहां पर आपको डिवाइड की जगह पर आपको यहां डिवाइडिंग करना पड़ेगा, यहां डिवाइडिंग करना पड़ेगा। द ट्विंस क्वेरल्ड ओवर डिवाइडिंग द स्वीट्स। तो उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहां पर ओवर डिवाइडिंग, तो डिवाइडिंग क्यों लगा, प्रेपोजिशन के बाद जिरंड, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया है तो बेटा अब ये तीसरा पॉइंट हम कल करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी पॉइंट है। थर्ड पॉइंट हम कल करेंगे। उम्मीद कर रहा हूं आपको प्रेपोजिशन यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।